Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Okay. Okay, so we have completed KNN. हमने end to end algorithm का working किया. We have found out optimal value of K. We saw the results part. Grid search हमने लगाया. हाँ जी बताइए क्या doubt है आरजू? You can turn on your mic and tell Arzu.
ओके, दिस वाज योर डेटा जिसमें आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, राइट, सेल थिकनेस एंड बाकी सब। यूजिंग दिस डेटा आपने क्या किया, यू हैव ट्रेन्ड योर मॉडल। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये आपका डेटा है, ट्रेनिंग डेटा। नाउ हमने क्या किया है, सी फॉर एग्जाम्पल ये आई एम गिविंग यू, आई एम गिविंग यू दिस टास्क, ठीक है, यू हैव अज्यूमिंग यू हैव दिस नॉलेज ऑफ मेडिकल फील्ड, या फिर ले लीजिए ये क्या है, व्हाट आर दीज एक्स, हमने क्या किया, व्हाट आर दीज टिल हियर फ्रॉम हियर, व्हाट इज दिस आर डेटा, ये हमारा क्या है एक्स, राइट, और सिर्फ ये क्या है स्टैंड अलोन, ये क्या है वाई। तो हमने क्या किया इनिशियली, इसमें से क्या बनाया, ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग इसी में से बनाया और टेस्टिंग भी इसी में से बनाया, रिस्पेक्टिवली वही ट्रेन वाई में से भी बना सेम इंडेक्सेस पे, और वही टेस्ट वाई में भी बना, कि अगर मेरा ट्रेनिंग में पहला रो है 0 रो और टेस्टिंग में पहला रो है लेट्स से 11, तो वही रो नंबर पहला इसमें ट्रेनिंग में क्या आया 0 और टेस्टिंग में क्या आया 11। ये चीज हुई है, ये वाली चीज क्लियर है, ये हुई है नहीं हुई है, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, ये क्लियर है आपको, लाइक दिस थिंग इज कि कैसे इंडेक्सेस आर मैचिंग अप। नाउ बेसिस आपने हमने पूरे डेटा को डिवाइड किया, उसके रिस्पेक्टिव ट्रेन भी है उसके, एंड अबाउट सोनिया एंड कोमल, आप दोनों को क्लियर है ये, आरजू इज क्लियर विद दिस टॉपिक, दिस पॉइंट, आर यू बोथ क्लियर? ठीक है, नाउ वंस यू हैव डिवाइडेड योर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, तो इसी में से क्योंकि आपके पास डेटा टोटल यही है, इसी को लेके आपने मॉडल ट्रेन करना है, और मॉडल ट्रेनिंग इज नॉट व्हाट वी वांट, हमें मॉडल की परफॉर्मेंस भी चेक करनी पड़ेगी कि मॉडल अच्छा है या बुरा है, बेसिस दैट ओनली विल बी एबल टू जज ना कि हम क्या ये मॉडल इज सूटेबल टू डू द प्रेडिक्शन और नॉट। तो हमने इसको क्या किया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में किया, सेम डेटा में से ट्रेनिंग और टेस्टिंग बना, हर एक का अपना इंडिविजुअल पैटर्न है, और जो ट्रेनिंग में पैटर्न था डेटा पॉइंट्स का, वही डेटा पॉइंट्स का पैटर्न आपका रिस्पेक्टिव वाई जो टेस्ट वेरिएबल है डिपेंडेंट उसका भी है। अब मुझे मॉडल ट्रेन करना है, तो ट्रेन करना मतलब आई नीड टू गिव क्वेश्चंस एंड द रिस्पेक्टिव आंसर्स। अभी मैं आपको पाइथन पढ़ा रही हूँ, राइट, मैं आपको क्या देती हूँ, आई गिव यू द क्वेश्चन, आई गिव यू द कोड, मैं आपको कोड समझाती हूँ, एंड उसके रिस्पेक्टिव आई टेल यू द आउटपुट। ये प्रोसेस होता है कुछ भी एक्स वाई जेड में, आई गिव यू द कोड, आई एक्सप्लेन यू द सिंटेक्सेस एंड देन आई टेल यू द आउटपुट, सो दैट आप रिलेट कर पा रहे हो कि इफ आई एम कॉलिंग डेफ कीवर्ड, तो उस डेफ कीवर्ड से क्या हो रहा है, यू आर एबल टू रिलेट इट। अगर मैं ये नहीं दूंगी तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, मैं कोड नहीं दूंगी तो भी आप रिलेट नहीं कर पाओगे, दोनों मैंडेटरी है ट्रेनिंग के लिए। सिमिलरली अगर मुझे अपना मॉडल ट्रेन कराना है कि मुझे क्या प्रेडिक्शन करनी है कि क्लास कैंसर है या नहीं है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, तो मुझे इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपको पाइथन का आउटपुट सिखाने के लिए, पाइथन सिखाने के लिए मुझे आपको कोड देना पड़ेगा, कोड का सिंटेक्स समझाना पड़ेगा, तभी आप आउटपुट से मैपिंग कर पाओगे। सिमिलरली सेम प्रोसेस, अगर आपने 2 या 4 मैलिग्नेंट बेनाइन कैंसर का प्रिडिक्शन करना है, यू हैव टू गिव डेटा टू योर एल्गोरिथम। ठीक है, हम सारा डेटा तो दे नहीं सकते, कंप्लीट एक्स के नॉट बी गिवन, क्योंकि कंप्लीट एक्स दे दिया तो हमारे पास कोई और डेटा है नहीं, तो हाउ विल आई ट्रेन अ मॉडल, सॉरी हाउ विल आई टेस्ट माई मॉडल, तो इसलिए हमने ट्रेन टेस्ट पे किया था। तो इस केस में क्या करेंगे फॉर द ट्रेनिंग पार्ट, पर अब जैसे मैं आपको कुछ कोड देती हूँ, अगर मुझे आपका टेस्ट लेना होगा, विल आई गिव द सेम कोड टू यू? I'm having 10 notebooks, उसमें से मैं आपको 8 पढ़ा देती हूँ, ठीक है, मैंने 2 किसके लिए रिजर्व रख ली, टेस्ट के लिए, 8 को मैंने पढ़ाया, उसके रिस्पेक्टिव आपको आउटपुट भी बता दिया, मैपिंग करा दी, आपने सीख लिया, तो ये आपका क्या है ट्रेनिंग पार्ट। तो हमने एल्गोरिथम में भी क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन दी, ये सब इन्फॉर्मेशन दी मेडिकल रिकॉर्ड्स की, उसके रिस्पेक्टिव बता दिया कि ये आपका क्लास होगा। तो हमने क्या कर दिया, मेरे पास लेट्स से 100 इंस्टांसेस थे, 80 में से मैंने क्या करा दिया, 80 की मैंने ट्रेनिंग करा दी, सिमिलर टू जैसे मेरे पास 10 नोटबुक थी, 8 मैंने आपसे शेयर कर दी जस्ट टू मेक यू लर्न थिंग्स। तो सिमिलरली 100 में से 80 पे से मैंने ट्रेनिंग करा दी, जिसमें 80 में क्या है, मेरा एक्स भी है
और उसके रिस्पेक्टिव क्या है, y भी भी है। How will I judge? How will I judge? अगर मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, let's say if I am not your trainer, if somebody else is having this paper, तो how the person will judge कि जो आपने solution दिया दो क्वेश्चन पेपर्स में, दो नोटबुक्स में, is it correct or right? तो फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन उसको आउटपुट भी चाहिए जस्ट टू कंपेयर कि अगर क्वेश्चन इन दो नोटबुक्स में ये सब क्वेश्चन थे तो उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट ये हैं, और अगर आपके आउटपुट सिमिलर होंगे देन ओनली यू गेट पास, अदरवाइज यू गेट फेल्ड। ये यही होता है ना रियलिस्टिक सिनेरियो में। फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन ही शुड हैव एन आउटपुट सो दैट ही और शी कैन कंपेयर। सिमिलर एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है। सिमिलरली एल्गोरिथम किस पे ट्रेन हुआ कि गिवन दी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, गिवन ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उस टाइम पे 2 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि मॉडल इसी चीज पे ट्रेन हुआ है। तो अब मैं मॉडल को जब नेक्स्ट ये क्वेश्चंस दूंगी तो मुझे मॉडल आउटपुट में क्या देगा, 2 या 4। तो इसलिए हम एक्स टेस्ट देते हैं और जो मुझे आउटपुट मिलता है वो 2 या 4 जो मेरा टारगेट है उसकी स्केल पे मुझे आउटपुट मिला, प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, अब क्लियर हुआ तीनों को? Why are we giving X test? So जो pred is equals to CLF, ट्वेंटी % डेटा को ट्रीट नहीं कर रहे आरजू। हमने जो अपना टोटल X डेटा था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास आई डोंट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस टू टेस्ट माय मॉडल, है ना, तो मैं इसी में से अपना रिजर्व किया कि इसको, जैसे इफ आई से कि मेरे पास टोटल आई एम टीचिंग यू पाइथन, तो आउट ऑफ मेरे पास 10 नोटबुक्स हैं, मुझे उन 10 नोटबुक में से ही आपको पाइथन पढ़ानी है और आपको इवेलुएट भी करना है। तो मैं आपको 8 पे आपको कोडिंग कराऊंगी, उसके रिस्पेक्टिव आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, ठीक है। एंड देन 2 को मैं किसके लिए यूज करूंगी, जस्ट टू इवेलुएट यू गाइस कि आपने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा। तो मैं इसमें सिर्फ क्या दूंगी आपको, नोटबुक दूंगी एंड देन यू विल बी गिविंग मी आउटपुट। तो जो आउटपुट आ गया एल्गोरिथम के केस में वो क्या आ गया, प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, यस। अब क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर हमारे स्कूल कॉलेजेस में कैसे होता है, हम अपने आंसर्स लिख के दे देते हैं, देन आवर आंसर्स आर इवेलुएटेड। तो इन दिस केस हाउ विल आर इवेलुएट, हाउ हम डेटा को कैसे इवेलुएट करेंगे, क्योंकि हम तो डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है ना कि अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो कैंसर मिलेगा ही मिलेगा, वी डोंट हैव दैट नॉलेज। तो व्हाट वी डू इज, तभी हम जब डेटा को डिवाइड करते हैं एक्स को 80-20 की रेशियो में ट्रेन टेस्ट में, हम उसके साथ वाई को इसलिए रखते हैं, वाई टेस्ट को भी रखेंगे एंड वाई ट्रेन को भी रखेंगे, सो दैट एक्स ट्रेनिंग, एक्स जब हमने ट्रेन किया तो मैपिंग इसने सीख ली, और जब मैं टेस्टिंग वाला एक्स इंफॉर्मेशन दूंगी इसको, दैट इज आई गिव माई टेस्टिंग डेटा, तो इट इज गिविंग इट्स ओन प्रेडिक्शन एंड देन इसने मुझे प्रेडिक्शन दिया, then I can compare these predictions and the original data because I don't know, I don't have a prior knowledge कि अगर मुझे given these values I will be able to tell myself कि कैंसर है नहीं है। तो मैं क्या करूंगी फिर, जो आपने जैसे इवेलुएट with the right answer, right? तो यहाँ पे एल्गोरिथम ने अपना क्या दिया, प्रेडिक्शन दिया, एंड देन वी इवेलुएटेड व्हाट, इसको हम किसके साथ इवेलुएट करेंगे, विद द ओरिजिनल टेस्ट डेटा, दैट इज ओरिजिनल वाई कॉलम जो हमने प्रिजर्व किया था 80-20 वाले रेशियो में, एंड देन उसके बेसिस पे जितने सही है इन एग्जाम, इफ योर 8 क्वेश्चंस आर करेक्ट देन यू गेट 8 मार्क्स। तो सिमिलरली फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे योर वाई टेस्ट एंड एल्गोरिथम की प्रेडिक्टेड वैल्यूज आर मैचिंग,
देन ये आपका आंसर ठीक हो गया, देन एल्गोरिथम एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। जितने गलत होंगे उतना ही एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस विल डिक्रीज। ठीक है, यस योर एक्स, क्योंकि एक्स टेस्ट के रिस्पेक्टिव में यू आर हैविंग योर वाई टेस्ट ऑल्सो। जैसे क्योंकि हमारे पास ये सारा डेटा था, इसको मैंने 80-20 के रेशियो में डिवाइड किया, तो 80-20 में अगर 80 रिकॉर्ड्स आपके इन्फॉर्मेशन के तो 80 उसके रिस्पेक्टिव टारगेट भी है, और 20 रिकॉर्ड्स मैंने टेस्टिंग के लिए रखा तो 20 मैंने क्लास के भी रखे। एंड एक्स टेस्ट जैसे गिवन दीज सिम्टम्स, नाउ एल्गोरिथम विल टेल मी कि कैंसर एंड कोड, देन यू विल गिव मी द आउटपुट। या फिर ले लीजिए ना, द एमसीक्यू होते हैं कि आंसर्स ट्रू या फॉल्स, यू विल टेल मी आई एम गिविंग यू द कोड, आई एम गिविंग यू द आंसर्स एंड यू सेइंग ट्रू और फॉल्स, देन कितना सही बताया कितना गलत बताया। सो जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे ऑन टू एक्स टेस्ट, जैसे आपको कोड देने पे आपने मुझे क्या दिया, आउटपुट दिया, राइट। सिमिलरली क्योंकि हमने एल्गोरिथम को ट्रेन किस पे किया है कि गिवन पेशेंट इंफॉर्मेशन क्या मैपिंग होनी चाहिए 2 या 4 की। तो जब हम नया डेटा देंगे तो सेम लर्निंग विल बी यूज्ड, कि जब हम नई इंफॉर्मेशन देंगे एल्गोरिथम विल यूज द सेम लर्निंग एंड इट विल टेल मी द आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ 2 and 4 गिवन आपने सेम सिम्टम्स देने हैं। आकाश विल कम टू दैट टॉपिक, अभी सम वर हैविंग डाउट, तो इसके बाद की फुल वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, सो नाउ आरजू, सोनिया एंड कोमल, आप तीनों को ये चीज क्लियर है व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाई आर वी गिविंग एक्स टेस्ट? किसी और को कोई डाउट हो? ठीक है, कमिंग ऑन टू के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन नाउ। हाँ जी, वो तो मैंने कवर ही नहीं कराया अभी क्रॉस वैलिडेशन। Okay, so what happens in k-fold cross validation is, let me give an introduction part first of all. K-fold cross validation is generally used to improve the performance of a model. ठीक है, it avoids your model to have overfitted, आपकी मॉडल की ओवरफिटिंग होने से बचाता है, प्लस इट जनरलाइजेज योर मॉडल, मतलब आपके मॉडल को और अच्छे से ट्रेन होने में हेल्प करता है। ठीक है, द मेन पर्पस ओवरफिटिंग बचाता है एंड गिव यू मोर जनरलाइज्ड मॉडल। ठीक है, कैसे? इन दैट केस नाउ लेट अस सी, I'll explain the process, I'll explain the theory later on. So let's say just coming on to this here, I'm not shared the PPT, I'll share it later on. Now let's say what it will do is here, assuming this is your complete data set, इसमें आपका X information भी है and अभी हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं किया है। ठीक है, इसमें आपका टारगेट भी है, करेक्ट। नाउ व्हाट क्रॉस वैलिडेशन विल डू व्हेन आई एम सेइंग CV इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, व्हाट दिस विल डू इज इट विल टेक माय डेटा, उसको 5 फोल्ड्स में डिवाइड करेगा। लेट्स से दिस वाज माय डेटा, लेट्स अज्यूमिंग दिस इज माय ट्रेनिंग डेटा ओनली, तो व्हाट इट विल डू, क्योंकि हम उसमें ट्रेनिंग डेटा देते हैं, व्हाट इट विल डू व्हेन CV इज इक्वल्स टू गिवन टू बी 5, तो व्हाट इट विल डू मेरे डेटा को 5 फोल्ड्स में डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4, so this is one fold 1, fold 2, इसमें आपका X कुछ फीचर्स है, कुछ X का इंफॉर्मेशन पार्ट है, उसके रिस्पेक्टिव टारगेट है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके रिस्पेक्टिव आपका टारगेट है, कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके रिस्पेक्टिव आपका टारगेट। अभी जो हमने फाइल देखा है यहाँ पे, क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से दिस वाज योर ट्रेनिंग डेटा, तो अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं तो 100 रिकॉर्ड्स को एक किस में डिवाइड कर देगा, 20-20, गिवन CV इज इक्वल्स टू 5, तो 100 रिकॉर्ड्स को आप 5 फोल्ड्स में, 5 सबसेट में, फोल्ड्स को आप सबसेट ले लीजिए, टोटल डेटा की लेंथ क्या है 100, आपने डेटा को आपने बोल दिया कि यू वांट टू हैव 5 सबसेट, तो हाउ आप 5 सबसेट कैसे बनाओगे, इसमें से 100 रिकॉर्ड्स में से you will divide it by 5, so each record will have what, 20 records each subset,
इफ आई एम गिविंग कि आपके पास टोटल डेटा की लेंथ है 100 एंड आपने डेटा को इक्वली 5 सबसेट्स में डिवाइड करना है, रैंडम सबसेट, तो आप कैसे करोगे? 100 डिविजिबल बाई 5 ही होगा ना। देन ईच सबसेट विल हैव 20 रिकॉर्ड्स, राइट? तो यहाँ पे 5 फोल्ड्स में CV इज इक्वल टू 5, मतलब आप अपने डेटा को 5 फोल्ड्स को इंटरप्रेट करना एज अ सबसेट, बट टर्मिनोलॉजी यूजेस फोल्ड नॉट सबसेट. सबसेट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट. तो व्हेन आई एम सेइंग CV इज इक्वल टू 5, तो इट विल डिवाइड माय डेटा इनटू 5 फोल्ड्स. ठीक है, ईच हैविंग, अगर ऑड है तो डेफिनेटली एक डेटा, एक किसी फोल्ड में आपका डेटा पॉइंट एक एक्स्ट्रा होगा, अदरवाइज इट ट्राइज टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट इट. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि क्रॉस वैलिडेशन ये क्या करेगा? फर्स्ट आइटरेशन में व्हाट इट विल डू, 5 फोल्ड्स हैं तो द ट्रेनिंग प्रोसेस विल बी रिपीटेड 5 टाइम्स. अगर मैंने 9 फोल्ड्स बोला है तो मेरा डेटा कितने फोल्ड्स में डिवाइड हो जाएगा? 9 में, एंड द ट्रेनिंग प्रोसेस विल बी रिपीटेड 9 टाइम्स. कैसे? व्हाट इट विल डू, इट विल टेक द इनिशियल 3 रिकॉर्ड्स. लेट्स से ये वापस वहीं पे आते हैं 1, just give me a second. ठीक है, व्हाट विल हैपन नाउ, एज ऑफ रिटर्न हमने इनिशियली डेटा को कितने फोल्ड्स में डिवाइड किया? 5 में. नाउ क्योंकि मैंने बोला अगर 5 फोल्ड्स है, ट्रेनिंग प्रोसेस विल बी रिपीटेड 5 टाइम्स. 9 है तो आपका ट्रेनिंग 9 टाइम्स रिपीट होगा. कैसे? नाउ इनिशियली दिस वाज योर 5 फोल्ड्स डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट, दिस इज योर एक्स ट्रेन. ठीक है, नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल टेक द इनिशियल 4 फोल्ड्स फॉर व्हाट? ट्रेनिंग योर डेटा. आपका एल्गोरिथम किन पे ट्रेन करेगा? आइडली मैंने यहाँ पे क्या दिया? एक्स ट्रेन दिया. आई हैव गिवन माय एक्स ट्रेन इनटू व्हाट? ग्रिड सर्च CV, हमने वही दिया था ना. देन हमने बोल दिया CV इज इक्वल टू 5, तो उस एक्स ट्रेन में से CV 5 के साथ ये 20 के सबसेट बना देगा. देन उन 20 के सबसेट पे इट विल ओनली यूज 4 सबसेट और 4 फोल्ड्स फॉर ट्रेनिंग द मॉडल, एंड एक टेस्ट को प्रिजर्व कर लेगा. किस लिए? जस्ट टू वैल्यूएट द ट्रेनिंग पार्ट. मतलब एक्स ट्रेन में भी हम कंप्लीट डेटा नहीं दे रहे एट द टाइम. आई एम नॉट गिविंग कंप्लीट डेटा टू गेट द मॉडल ट्रेन. उसमें भी आई एम बाइफिकेटिंग, उसमें भी आई एम प्रिजर्विंग सम एज माय टेस्ट पार्ट, सम एज माय ट्रेनिंग पार्ट. तो ये कैसे होगा? इनिशियल 4 फोल्ड्स आपका ट्रेनिंग, इनिशियल जो आपके 4 कितने हो गए? इनिशियल 80 डेटा पॉइंट्स आपके किसके लिए यूज हो जाएंगे? 20 के लिए. तो दिस इज फॉर वन सबसेट. अगर एक सबसेट में 20 है तो व्हाट इज 80% ऑफ 20 रिकॉर्ड्स? 16 समथिंग. तो 16 रिकॉर्ड्स आपके किस लिए यूज हो गए? ट्रेनिंग के लिए. और बाकी 4 रिकॉर्ड्स किसके लिए? दैट इज फिफ्थ सबसेट. किसके लिए यूज हुआ? टेस्टिंग के लिए. सिमिलरली यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोला. इनिशियल 20 दैट इज आपके 80 रिकॉर्ड्स, 4 फोल्ड्स मतलब टोटल 80 रिकॉर्ड्स आर यूज फॉर ट्रेनिंग, एंड जो 20 दैट इज फिफ्थ फोल्ड लेफ्ट आउट, वो किसके लिए यूज किया? टेस्टिंग के लिए. फर्स्ट आइटरेशन में 1 से लेके 4th फोल्ड तक क्या हुआ? ट्रेनिंग पार्ट. 5th पे क्या किया हमने? टेस्टिंग. सेकेंड आइटरेशन पे जो मेरा टेस्टिंग पार्ट था, विच वॉज माई टेस्टिंग पार्ट, 5th वन, नाउ इट विल बी टेकन इनटू एज एन ट्रेनिंग पार्ट. सो 6th में दिस इज माई ट्रेनिंग. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 5th क्या है? मेरे ट्रेनिंग पार्ट्स है. तो दे विल बी यूज फॉर माई ट्रेनिंग. एंड जो पहले मेरा 4th किसके लिए यूज था? ट्रेनिंग के लिए. नाउ दिस हैज कम आउट टू माई टेस्टिंग पार्ट. ठीक है, तो इनटू दिस व्हाट इज हैपनिंग एट अ टाइम, जो मॉडल आपका एक टाइम पे ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा था, दैट इज एट अ टाइम यूज फॉर टेस्टिंग ऑल्सो. अब यहाँ पे मेरा टेस्ट सेट कौन सा था? 5th. सेकेंड आइटरेशन में मेरा टेस्ट सेट क्या बन गया? 4th वाला मेरा टेस्ट सेट बन गया. अब व्हाट आई एम यूजिंग नाउ? आई एम यूजिंग 1
2, 3 एंड 5th एज माई ट्रेनिंग। इनको ट्रेन करके मैं प्रेडिक्शन किसके लिए कर रही हूँ? 4th के लिए। थर्ड आइटरेशन में जो ट्रेनिंग के लिए थर्ड यूज हुआ था, नाउ दिस हैज कम आउट टू बी माय टेस्ट सेट। नाउ आई एम यूजिंग 1, आई एम यूजिंग 2, आई एम यूजिंग 4, आई एम यूजिंग 5 फॉर माय टेस्टिंग पार्ट, ट्रेनिंग पार्ट, एंड मॉडल को किस पे इवेलुएट कर रही हूँ? थर्ड पे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा कुछ भी समझ? तो दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड कि अगर आपने 5 बोला है देन 5 टाइम्स दिस प्रोसेस विल हैपन। कि पहले आपने 4 डेटा पॉइंट्स को लिया ट्रेनिंग के लिए, आपने फिर क्या किया? एक पे टेस्टिंग, इसने अपना कुछ रिजल्ट, जब हमने वर्बोसिटी देखी थी तब आपने देखा था कि यू हैव गॉटन रिजल्ट। सी नाउ जस्ट गो टू द कोड, go to your KNN code. You see here when we have taken the verbosity thing. Now you see जब आप यहाँ पे when you are having here metric Manhattan आपका स्कोर आया, metric Manhattan 20 नेबर स्कोर आया, metric Manhattan 20 नेबर स्कोर आया, एक चीज बार बार रिपीट हो रही थी। So this is because of that process. क्योंकि what is happening here, पहले आपका मॉडल किन पे ट्रेन हो रहा है? 4 इंस्टांसेस पे ट्रेन होके a separate accuracy is getting calculated on the 5th record. ठीक है। सेकेंड आइटरेशन में आपका मॉडल 1, 3, 4 एंड 5 पे ट्रेन हो रहा है एंड इट इज गेटिंग इवैल्यूएटेड ऑन व्हाट? 4th फोल्ड, इसकी अपनी कुछ एक्यूरेसी आएगी। सिमिलरली थर्ड आइटरेशन में इन पे ट्रेनिंग होगा, थर्ड पे इवैल्यूएशन होगी, थर्ड की अपनी कुछ एक्यूरेसी आएगी। फोर्थ आइटरेशन में आपका इन पे ट्रेनिंग होगा, सेकेंड विल गेट बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, एक्यूरेसी कैलकुलेट होगी, एंड सिमिलरली फॉर 5th फोल्ड। तो सीवी में क्या होता है, अगर आपके पास टोटल 5 फोल्ड्स डिफाइन हुए हैं तो हर एक फोल्ड को मौका मिलता है कि इट इज एट अ पॉइंट यूज फॉर टेस्टिंग ऑल्सो। अब इसमें क्या हो गया? व्हाट हैज हैपेंड हियर, आपका मॉडल बहुत ज्यादा जनरलाइज हो गया कि ओवरफिटिंग हो नहीं सकती। कि लेट्स से अगर इफ दिस डेटा पॉइंट इज लीडिंग तो एंड बाकी के लिए मैं यूज कर रही हूँ ट्रेनिंग, तो एक टाइम पे फिर ये भी तो एज ए टेस्टिंग प्ले कर रहा है ना, इट इज ऑल्सो गेटिंग एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग कि इस पे भी हम मॉडल इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो जो आपका ट्रेनिंग डेटा, आपका जो डेटा है एक्स ट्रेन, उसी को आप एक टाइम पे ट्रेनिंग के लिए भी यूज कर रहे हो एंड ऑल्सो यू आर डूइंग प्रेडिक्शंस ऑन टू द सेम। तो यू आर क्रिएटिंग मच जनरलाइज मॉडल कि आप हर फोल्ड की इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो एट अ टाइम फॉर ट्रेनिंग एंड ऑल्सो यूजिंग इट फॉर इवैल्यूएशन सो दैट यू गेट अ मोर जनरलाइज मॉडल। आपने यहाँ पे 4 डेटा फोल्ड्स को यूज किया ट्रेनिंग के लिए, इस पे प्रेडिक्शन की, आपने अपनी कुछ एक्यूरेसी कैलकुलेट किया एंड देखा कि ओवरफिटेड अंडरफिटेड जो भी रिजल्ट आया, देन फिर से आपने इनको यूज किया, फोर्थ पे प्रेडिक्शन की, फिर से अपनी एक्यूरेसी कैलकुलेट की एंड फॉर रेस्ट ऑफ द ऑल। तो लास्ट में क्या होगा? सभी की एक्यूरेसीज क्या हो जाएगी? एग्रीगेट हो गए, यू गेट अ 1 टोटल एक्यूरेसी फॉर दिस वन। लेट्स से इसका कुछ XYZ एक्यूरेसी आई, 5 फोल्ड्स की एक्यूरेसी एग्रीगेट हो जाएगी एंड देन आई विल गेट 1 टोटल आंसर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनटू के फोल्ड। हमारे पास 2 तरह के होते हैं, दिस इज के फोल्ड। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड में आप बताते हो कि आप अपने डेटा को कितने सबसेट में, एंड देन सब्सिक्वेंटली आपका एक सबसेट एक टाइम पे ट्रेनिंग के लिए भी यूज होगा, like 90% of the time it will be used for training and at a point it will be taken as a test set also। कि अगर इसमें कुछ, अगर लेट्स से अज्यूमिंग टेस्ट 5 में कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है लेकिन मैंने इसको ट्रेनिंग के लिए तो लिया नहीं, मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिखा, तो आई माइट हैव मिस्ड इट अप। तो इसलिए सेकेंड आइटरेशन में हमने उसको ट्रेनिंग के लिए भी कंसिडर किया एंड देन टेकिंग अनदर फोल्ड एज माय टेस्टिंग डेटा। तो एवरी फोल्ड एट अ टाइम इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर टेस्टिंग ऑल्सो। तो इस वजह से हमारा क्या ओवरफिटिंग नहीं होती and we get more generalized model when we use cross validation। we'll give the training data only। तो this is all happening into training data क्योंकि ट्रेनिंग पे क्या, और आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है, सो इनटू दिस यू गेट अ मोर जनरलाइज्ड मॉडल। आपका मॉडल और अच्छे से ट्रेन होगा ऑन टू व्हाट? एक्स ट्रेन। आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमेशा रहेगा। दिस इज ओनली हैपनिंग व्हेन यू गो बैक टू द कोड। व्हेन यू गो बैक टू द कोड हियर, हमने यहाँ पे क्या फीड कराया था ग्रिड सर्च सीवी में? व्हाट डिड वी गिव इन हियर? एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। तो दिस प्रोसेस इज हैपनिंग ऑन टू योर ट्रेनिंग डेटा ओनली, टेस्टिंग पे नहीं हो रहा है ये। आपका मॉडल को हम लर्न करा रहे हैं बाय कंसिडरिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड बाय डूइंग सब्सिक्वेंट टेस्टिंग कि उसको पता चले व्हाट द मॉडल इज एंड in what direction should it proceed to get a good generalized model।
तो अगर इस पे मॉडल ने अच्छे से परफॉर्म किया, देन विल यूज द सेम मॉडल फॉर टेस्टिंग ऑल्सो. ठीक है, दिस इज ओनली फॉर ट्रेनिंग पार्ट. आप इसमें कंप्लीट डेटा भी फीड इन कर सकते हो, बट वी डोंट गिव कंप्लीट डेटा. व्हाट वी गिव इज एक्स ट्रेन. हाँ जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस इनटू के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन? प्रोसेस में अभी डोंट गो फॉर द थ्योरी, अभी प्रोसेस में डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? Yes, it is shuffling the data, yes, to avoid the biases. ये shuffle कर रहा है so that everything is taken into consideration and then doing the prediction part. हाँ जी, do you have any doubt into this k-fold cross validation? Okay, so अगर आपको practical है clear, let me give you a bit of theory part so that you are able to relate it what is happening. Please, I would like ना कि सभी जवाब दें. Only few students are answering and we are having much more candidates here. तो आप सभी you are all getting आप सभी समझ रहे हो, तो I would expect answer from everyone. So what is happening here? So it is for improving the performance of a model by training and evaluating your model multiple times using the same method, shuffling your data, and at a time, कुछ data will be your training and कुछ data will be your testing part. ठीक है? And as I told you, folds को we can call it as a subset. So we evaluate using complementary subset of the data. तो सभी पे नहीं लेंगे, एक को एक एक छोटा छोटा करके we train a model and then we evaluate and then उसको हम last में aggregate कर देते हैं. So these are the 3 steps involved. So first is what you do, you reserve some portion of sample data. ये किस बेसिस पे डिवाइड करेगा? जितने फोल्ड आप डिवाइड दोगे उस बेसिस पे 1 fold will be reserved as what your sample data set, test data. And then बाकी डेटा पे क्या होगा? वी ट्रेन द मॉडल यूजिंग रेस्ट ऑफ द डेटा. व्हाट वी डू, वी ट्रेन अ मॉडल. हमने पूरा डेटा इनिशियली लिया, कुछ डेटा रिजर्व किया फॉर टेस्टिंग एंड रेस्ट ऑफ डेटा पे हमने क्या किया? ट्रेनिंग किया. ठीक है. एंड देन व्हाट वी डू इज टेस्ट द मॉडल यूजिंग द रिजर्व्ड पोर्शन. तो हमने पहले जो रिजर्व किया वो क्या था? टेस्ट डेटा, जो एक फोल्ड था. एंड देन इस पे हमने क्या किया? ट्रेनिंग किया. एंड देन जो ट्रेन्ड फोल्ड था उस पे हमने क्या किया? जो रिजर्व डेटा सेट पे we did the prediction, we evaluate a model. So we have to give the value of CV. If I'm saying कि k is equals to 10, तो हम कितने folds जा रहे हैं? We are having 10. And इसमें what will be the number of iterations? When I'm having CV is equals to 10, so what will be the total number of iterations here into this case? 10 iterations, क्योंकि 1 से लेके 9 पे ट्रेनिंग होगी. It could be any fold and on to the test 10th one.
what will happen, your testing will happen. So it will be randomly shuffled, लेकिन 9 instances or 90% of your data will be used for training from X train, and 10% will be reserved for your testing part. ठीक है, we train a model onto k minus 1 fold, example total of 9 folds, and then we evaluate it onto the what hold out, जो कि हमारा क्या है 10th fold. ठीक है, we perform this step जितनी बार भी हमारा CV होगा till the time every fold is not getting tested, and then हम लास्ट में क्या करेंगे, we aggregate the performance across all the folds. ठीक है, now I'll show you कि how it is happening. If you now come back to the notebook here, Jupyter code. ठीक है, so यहाँ पे हमने क्या लिया है, we have taken how many 10 folds here. So let me just give you an example. Let's start with neighbors is equals to 3. मैंने 10 नहीं लिया यहाँ पे, I've taken less folds. CV is equals to 5. CV कितना लिया, 5 fold. Now you'll see here, not even this much. I need to rerun it. Just give me a second. I'll show you how it is happening into the backend. So I'm just using only these two things. Okay. See now what is happening here. हमने यहाँ पे CV क्या लिया है 5. So what is CV here 5. हमारे पास दो वैल्यूज थी 3 दोनों के साथ चेक होगा मैनहट्टन यूक्लिडियन. सिमिलरली 5 दोनों के साथ चेक होगा. नाउ लेट अस सी हियर, मैनहट्टन के साथ क्या है 3 फर्स्ट काउंट, मैनहट्टन के साथ क्या है 3 सेकंड काउंट, मैनहट्टन के साथ क्या है 3 थर्ड काउंट, एंड मैनहट्टन के साथ क्या है 3 फोर्थ काउंट, एंड मैनहट्टन के साथ क्या है 3 फिफ्थ काउंट. तो 1 या 2 3 4 एंड 5. इसके बाद कौन सी वैल्यू शुरू हो गई, मैनहट्टन के साथ 5. इसके लिए भी आपको 5 इंस्टांसेस मिलेंगे. नाउ यू सी, जब हमने लिया 3 विद मैनहट्टन, कितने इंस्टांसेस है वर्बोसिटी में, जब हमने देखा टोटल 5, क्योंकि मैंने कितना फोल्ड लिया यहाँ पे 5. तो इसने क्या किया, 80% ऑफ द डेटा, दैट इज 4 फोल्ड्स वर यूज्ड एक टाइम पे फॉर ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन. आप देख रहे हैं ना स्कोर. सो दिस इज स्कोर ऑफ व्हाट, ये किस चीज का स्कोर है. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट द स्कोर इज फॉर. वो तो आई कैन अंडरस्टैंड एक्यूरेसी, लेकिन हाउ इट इज गेटिंग द एक्यूरेसी, फ्रॉम वेयर दिस स्कोर इज कमिंग आउट. ट्रेनिंग स्कोर ऑफ व्हाट. I want everyone to be more clear with the words. Not training, neither accuracy, neither comparing, more clear. To the word, to the point. No, nobody is to the point till now. But मैंने, did I give testing data here? मैंने तो यहाँ पे क्या दिया, given my training data. अरे आप सबको K fold समझ में आया? Tell me that thing first of all.
वहां पे क्या था, 5 फोल्ड्स डिवाइड किया, ठीक है, इनको हमने क्या लिया, 1 से लेके 4 तक क्या लिया, ट्रेनिंग, 5th पे क्या किया, टेस्टिंग। तो ये एक्यूरेसी किसकी है, इस 5th फोल्ड की, कि जब हमने 4 फोल्ड्स को रिजर्व किया, 5th पे टेस्टिंग किया, 5th फोल्ड पे n-1 फोल्ड पे, देन दिस इज द रिजल्ट फॉर दैट वन। यहाँ पे अगर 4 फोल्ड्स इनिशियली यूज हुए थे, 5th के लिए एक्यूरेसी क्या थी, यहाँ पे अगर सी वन दैट व्हाट इज, वही मैं बोल रही हूँ आपको, वो चीज नहीं है, नॉट एबल टू रिलेट इट। आपको इंडिविजुअल एक्यूरेसी आ रही है हर फोल्ड पे, हर आइटरेशन पे गेटिंग द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किस चीज की, गिवन दिस ट्रेनिंग यू आर इवैल्यूएटिंग दिस। तो मैंने दिखाया भी था ना, यू विल गेट एक्यूरेसी हियर कि गिवन दिस ट्रेनिंग पार्ट ये कितना अच्छे से प्रिडिक्ट हुआ, गिवन दिस ट्रेनिंग पार्ट ये टेस्ट सेट कितना अच्छे से प्रिडिक्ट हुआ, तो एक्यूरेसी तो जनरेट होगी ना, राइट। तो जो हमारा एक फोल्ड है लेफ्ट आउट फोल्ड, उसके फोल्ड, उस फोल्ड के रिगार्डिंग में दैट यू आर गेटिंग दैट एक्यूरेसी। That is a very vague term, Arzu. Test spread actual, that is a very vague term. So abhi if I'm talking about k fold, then you have to speak that n-1 fold k, jo we know we tested that n- fold, this accuracy is regarding that n-1 fold. जो मैंने आपको यहाँ प्रोसेस फ्लो समझाया, जो आपको यहाँ मैंने वो व्हाट डिड आई एक्सप्लेन, दैट k-1 लीव वन आउट, जो हमारा लीव वन आउट सबसेट बचता है, उसके रिगार्ड में व्हाट एक्यूरेसी एम आई गेटिंग, होल्ड आउट। जो हमारा होल्ड आउट बचा, यू नो वी हैव दैट होल्ड आउट, वी इवैल्यूएटेड, सो दैट रिजल्ट इज कंपेयर टू दैट होल्ड आउट वैल्यू, होल्ड आउट सेट। तो यहाँ पे जब आपके पास 5 टाइम द ट्रेनिंग हैज हैपेंड, तो 5 टाइम भी आपका एवरी टाइम देयर वाज अ होल्ड आउट स्टेट। 4 इन सी इट इज गिविंग हियर 4 इंस्टेंसेस पे क्या किया, टोटल कैंडिडेट्स 4, 20 फिट्स, कितने पे ट्रेनिंग हुआ, 4 इंस्टेंसेस पे ट्रेनिंग, दैट इज 4 फोल्ड्स पे ट्रेनिंग किया, एंड 5th फोल्ड पे क्या किया, टेस्टिंग किया, एंड उसके रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट आया। सो दिस इज जो होल्ड वन आउट है, n-1 4 है टोटल, तो 4 पे क्या किया, ट्रेनिंग, और लेफ्ट आउट जो 1 था उस पे क्या किया, टेस्टिंग। एंड दिस एक्यूरेसी इज रिगार्डिंग टू दिस, कि जब इनको ट्रेनिंग के लिए यूज किया, इसके लिए प्रोडक्शन किया, तो क्या स्कोर आया, इसको ट्रेनिंग के लिए। सो दिस यू आर सेइंग 5 टाइम्स इट इज रिपीटेड, एंड फिर हम ये टोटल कैसे निकालें, क्योंकि 5 प्रोसेस है। सो विद 3 एंड मैनहट्टन, इनको हम क्या कर देंगे, विल डू एन एग्रीगेशन पार्ट, इन तीनों को क्या कर देंगे, एग्रीगेट। तभी जब हम बेस्ट एस्टिमेटर निकालते हैं, यू गेट द बेस्ट स्कोर, व्हाट डू यू गेट ए इंडिविजुअल आउटपुट, यू गेट 96.3, क्योंकि आपका तो प्रोसेस 5 बार रिपीट हुआ, देन हाउ इट इज पिकिंग अप 1। अब इसने क्या दिया, मैनहट्टन यूक्लिडियन एंड 5, तो यूक्लिडियन 5 भी 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, इफ यू सी इन हियर। So 1, 2, 3, 4, 5 टाइम रिपीट हुआ है, हर एक का अपना अलग स्कोर, 95 भी आया, 98 भी आया, 93, 99, 98। तो कैसे स्पेसिफिकली मुझे बेस्ट पैरामीटर में 5 और 96 दे दिया, कैसे दे दिया, बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, एग्रीगेशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो आपके 5 फोल्ड्स थे, हर एक की वैल्यू इवैल्यूएट हुई, दैट इज एग्रीगेटेड। क्या किया, उनको हमने एग्रीगेशन किया, एंड इसके साथ सबसे मैक्सिमम स्कोर आया, इसलिए इट हैज गिवन आउट टू बी माय बेस्ट पैरामीटर्स एंड बेस्ट स्कोर ऑफ 96.3, एंड दिस स्कोर इज रिगार्डिंग टू दैट होल्ड वन आउट स्टेट, कि 4 इंस्टेंसेस को लिया ट्रेनिंग के लिए, एंड 5th पे क्या किया, प्रोडक्शन। क्लियर? ना 98.0, 99, when you do an aggregation of them, you'll get the same value, you'll get a 96.93, आपको same value मिलेगी। So this is k fold cross validation. What is this k fold? Wherein you're defining the number of k, और k क्या है, कितने फोल्ड आपको चाहिए आपके डेटा सेट में। If you say 5 fold, it means आपका डेटा कितने 5 folds में डिवाइड हो जाएगा। If you say 10, तो 10 टाइम आपकी प्रोसेस रिपीट होगी, and then 10 times your model will be trained and evaluated, and then aggregation करके your model will give you a final score
And जिन भी parameters के साथ your aggregated score is maximum, that parameters are given out to be as your best parameters. They are given out to be your best parameters and the best aggregated score. Okay, so this is what k-fold cross validation. Yes, yes. The maximum it is, the better. That is accuracy. You know, it is training your model just to evaluate, you know, how good it is able to do the predictions part. If it is k is equals to 4, आपका process 4 times repeat होगा, 3 folds use होंगे training के लिए, 4th fold would be any, वो change होगा every time and it will be used for testing part. Now is k fold clear to everyone? अब तो कोई question नहीं है आपको, या still you have any doubt? Okay, so there is also another type of cross validation. अभी क्या करते हैं? Let's have a break and after that we'll restart that. Okay. So it states 55. We'll resume at 9:05, and then we'll start with the another part. Okay. So let's have a break, everyone. So I'm just writing it down here.
Is everyone here? Okay, so we just started k-fold cross validation where you divide your data into k folds. Okay, subset. Now there is different validation technique. वो होती है leave one out cross validation. तो leave one out is much more time consuming because k-fold में क्या होता है, अगर आपके पास 100 instances हैं, then out of those 100 instances you get to divide, your data gets divided into 20, 20 अगर 5 करते हैं तो 20 each, 5 folds बन जाएंगे 100 में से. But the other kind of other one is leave one out. तो leave one out में क्या होगा, so in total here is equals to 5 folds. Leave one out में क्या होगा, you will have 100 folds. आपके पास 100 थे, अगर आपके पास leave one out में if you have total 100 data points, your iteration will happen 100 times. 1,00,000 rows है तो 1,00,000 टाइम आपकी iteration होगी, क्योंकि इनिशियल 1 से लेके 99 तक, so 1 से लेके 99 records will be used for training and only one record, I'm not saying one subset, only one record जो 100 वाला रो होगा, assuming जैसे मेरे पास 100 rows है, so 1 से लेके 99 rows are used for training. ठीक है, only 99 rows, and then 100th row will be used for your what, testing. So if you have 500 rows, then you will have definitely 499 rows for training, and 500 row वाला कौन सा किस लिए यूज होगा, it will be used for training. And since cross validation में this is the basic behavior of a cross validation, that it will take some part of as training data, it will test upon. Again the same process will happen. Now let's say 1 से लेके 98, and along with 90 and 98 you have 100 as your training data point, and 99 आपका क्या बन गया, testing data point बन गया. ठीक है, so every point, that is every row, every combination at a point will be your training data. Oh sorry, screen freezed. I'm explaining, मैं फिर से explain करती हूँ. I was explaining, I've deleted it also. Okay, so leave one out में क्या होता है, let's say if you have total 100 instances, ठीक है, and if you say मुझे fold चाहिए, sorry k fold में क्या चाहिए, I want 5 folds, our data gets divided into 100 by 5 folds, 20 आ जाते हैं, right? We studied this part. Then another one is leave one out cross validation. So what will happen into that case? अगर total instances are 100, then 99 instances will be used for training, and only one instance, I'm talking about only one instance, that is 100 वाला record. 99 records किसके लिए यूज हुए, ट्रेनिंग के लिए. 100 वाला record, only one record will be used for testing, फर्स्ट आइटरेशन में, एंड दिस प्रोसेस विल रिपीट 100 टाइम्स, क्योंकि आपके पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स है, 100. तो जो बेसिक बिहेवियर है ग्रिड सर्च सीवी का, दैट एवरी टाइम एट अ टाइम वंस योर रिकॉर्ड विल बी सर्विंग एज अ ट्रेनिंग, एंड वंस दैट रिकॉर्ड विल आल्सो बी सर्विंग एज अ टेस्टिंग पार्ट. तो अज्यूमिंग 1 से लेके 99 वी हैव यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, 100 विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग. यस, तो सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, लेट्स अज्यूम 1 से लेके 98 will be used for training along with 101. मतलब in total आपके 99 instances रहेंगे for training part, and then 99th record will be what, your training record. ठीक है, so every record as in one data point. ठीक है, तो जितना बड़ा आपका data, that many number of iterations will happen. ठीक है, these are used for training and this is for testing part. Second iteration में these are used for training, this is also used for training, and this is your testing part. So leave one out, every record comes out to be your testing point and every record comes out to be your training point. So this is a, क्योंकि cross validation में you get a subset, लेकिन leave one out में there is no concept of subset. Individual records are considered, only one record is considered as a test sample in leave one out. तभी बोला ना leave one out, जितने भी आपके n records है, n-1 will be used, that is only अगर 100 records है तो 99 आपके किसके लिए यूज होंगे, ट्रेनिंग के लिए, एंड ओनली दैट nth रिकॉर्ड, दैट इज दैट 100 रिकॉर्ड जो 100 वाला इंस्टेंस होगा, दैट विल बी यूज फॉर ट्रेनिंग टेस्टिंग पार्ट. सो होल डेटा सेट, so we perform training on whole data set but leave only one data point of the available data set and then iterate over the rest of the data point. तो total में से 99 will be used
and that will be iterating. एक बार 98 will be your testing point, एक बार 97 वाला record will be your testing point, एक बार 96 वाला testing record will be your testing point. तो 99 in total 99 instances आपके ट्रेनिंग के लिए यूज होंगे, एक रिकॉर्ड एट अ टाइम, एंड इट विल शफल, इट विल कीप ऑन शफलिंग. जैसे के फोल्ड में था, शफलिंग प्रोसेस वही रहेगा कि एक टाइम पे 100 वाला बन गया, सेकेंड आइटरेशन में 99 कम्स आउट टू बी योर टेस्टिंग पार्ट, थर्ड में 98 कम्स आउट टू बी, 97 comes out to be, and so on. And at a point 100 or 99th iteration में record number 1 will be your testing point, record number 0 यहाँ पे actually 100 नहीं आएगा. Okay, so let's start from 1 only. So record number 2 will be your testing point in 99th iteration, and 100 iteration में record number 1 will be your testing point. तो n-1 और n की ratio, but not in the form of subset, in the form of individual records. ठीक है. So 100 it is not having fold. Don't get confused with fold. में क्या होता है, आपके subsets create हो जाते हैं. Subset में you have a bunch, you have bunch of 20 records. वो 20 are a family, they work together, they train together, they test together. But यहाँ पे there is no record. यहाँ पे one record at a time. One record at a time. कोई bunch नहीं है, just like it was here 20 20 100 100. But same thing is not here. यहाँ पे only one record is used at a time. तो 1 record will be used for testing. 100 records है तो 100 iteration, 1 lakh record है तो 1 lakh iteration. Data point आकाश, record मतलब data point. Like आपका जो value होती है, इन feature होता है X train का पहला feature, आपका row number. ठीक है. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, we use whole data set. तभी आप written here. We use whole data set for training and only leave one data point of the available test data. And उससे हम क्या करेंगे, we iterate over the, हम बाकी के 99 पे iterate करेंगे and we test over the one data point, that is a left out data point. हम उस पे test करते हैं. ठीक है. Advantage of this method is कि we use all the data points. तो इसमें obviously आपकी biasness बिल्कुल कम होगी, because you have provided a huge training data and you have provided huge number of test data. तो अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड थे, आपने 100 बार ट्रेनिंग की प्रोसेस रिपीट करी और 100 बार ही आपने टेस्टिंग की प्रोसेस रिपीट करी है, राइट? तो you have a huge data point, so your model will be much more generalized. But the drawback is it will have a lot of execution time. So it will iterate जितने number of data points, it will iterate that many number of time. 100 data points, it will take 100 iterations. If 200 data points, so 200 iterations. And agar n data points, then n iterations. Okay. So the disadvantage is it will take a lot of execution time because there is too much of iteration. But the advantage thing is कि you get a very very generalized model because you have provided huge training data and you have provided you have done n number of testing. अगर 1000 records है तो आपने 1000 टाइम ट्रेन करके 1000 टाइम टेस्टिंग भी किया है. एग्रीगेशन वो होगी एंड में, but yes, you have performed n number of tests. So into that case, you get a more generalized model. ठीक है, your model will be good, but definitely it will take a lot of execution time. So generally you will see, this is not generally used. आपको majority times this is the preferred cross validation technique जो हम use करते हैं, because although it is time consuming, but compared to your leave one out, it is still better. क्योंकि आपका डेटा क्या हो गया, सबसेट में डिवाइड हो गया, बंचेस में डिवाइड हो गया. दिस इज ग्रुप 1, सबसेट 1, फोल्ड 1, दिस इज फोल्ड 2 एंड फोल्ड n. तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट यस, यहाँ पे एक साथ 20 इंस्टांसेस या 50 या जितने भी इंस्टांसेस का फोल्ड बना उनको टेस्ट करेगा. नॉट इवन लाइक इट्स लाइक वन बाय वन हैपनिंग इनटू दिस लीव वन आउट. सो यू विल फाइंड दिस यूज्ड very very common. ये आपको नहीं मिलेगी, but yeah, this is also one of the technique that if you feel that you have that much of execution, you have that much of processor and time, then you can go for leave one out. But this is not generally used because data we don't work with 50 records onto realistic scenario. We have thousands and lakhs of rows, so leave one out is not preferred, never. Very very real scenarios, so you will always use k-fold cross validation. Because ये भी वही करेगा बैकएंड में, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, रैंडम शफलिंग, बट onto what? Onto bunches of data. ठीक है. So this was your leave one out concept. Leave one out means 99 पे ट्रेन किया, 100 पे टेस्ट किया, एंड इस पे k फोल्ड में 4 फोल्ड्स पे, दैट इज 80 रिकॉर्ड्स पे ट्रेन किया एट अ टाइम, एंड 5th फोल्ड दैट इज 20 रिकॉर्ड्स पे टेस्ट किया. तो इसमें प्रोसेस आपकी 5 बार एग्जीक्यूट होगी एंड यू गेट अ जनरलाइज्ड मॉडल कंपेयर टू आपकी प्रोसेस यहाँ पे 100 टाइम्स
iterate होगी. Given 100 records here, given 100 records here. So this is much more generalized. Technique with grid search CV, and we are getting a good model. Do you have any questions? Okay. So this was your cross validation technique. Okay. So you have leave one out, and I've explained you the process here. So we do the same process. I hope it's clear to you. Leave one out. So these are some for the purpose कि आप समझ पाओ अच्छे से. And the advantages, as I've already told you, you get more accurate model, and overfitting is reduced. So you get a more efficient. You have आप data से provide करते, you do a number of testing. So at end of the day, your model is much more generalized and is not overfitted. Okay. So this was your cross validation technique. And when I'm saying CV here, so this is what is happening into the backend. So जब मैंने यहाँ पे cross validation बोला, so this is referring k-fold cross validation. Then what it is doing, training data और y train respectively 5 folds में divide किया, 4 पे train किया, 5th पे test किया. So that was what CV is referring to. ठीक है? If you increase the number of folds there, definitely your execution time will increase. So you have, अगर आपका data बहुत बड़ा है, then it will definitely increase execution time. But yes, it will give you a more generalized model also. So do you have any questions, any queries into KNN or into grid search CV? Grid search CV एक general algorithm है. It can be used with every. हमारे पास जो भी बाकी के ML models हैं, उनके साथ भी we use grid search CV just to find out optimal parameters. ठीक है? We have to get a good model, good set of parameters. We use grid search CV. हाँ जी, Prem, what is your doubt? See, what you could do is या तो क्योंकि what in the backend it is happening, आपका model तो अभी भी train हो रहा है, it is getting trained much more better way using these parameters, using these validation techniques. So you could do prediction using grid search also, or if you feel executing this and again बार it will take much time, आपने एक बार execute किया, you have gotten best parameters. ठीक है? Then you can simply call these parameters. And अपना जब आप algorithm define करो, just go with these parameters, and then you can run that model also. Or you could make predictions using grid search CV, क्योंकि backend में what it is doing, it is applying KNN in the backend along with multiple things. So this is much more generalized way. So you could do prediction using this also, लेकिन if you don't want to, then आप सीधा यहाँ से best parameter उठा लीजिए. Use these parameters, define your own model only for KNN, and then और rest जो भी है जिसके लिए भी आप use करो, use that model for prediction. But then grid search CV is much more generalized into that case. Okay, now let us start with clustering. Any doubts into KNN or any of the things so far? Very good, Komal. We are done with grid search, and now you're asking param grid. Param grid is the name of parameter. जो आपका algorithm होता है उसमें parameters होते हैं, उनका नाम होता है. So into grid search CV जो parameters आपका predefined algorithm के parameters लेगा in form of dictionary, that is called as param grid.
And what is P? P are the set dictionary of parameters with respect to your estimator, जो भी आप estimator लोगे, ठीक है? So any confusion into any questions into KNN or grid search CV or any of the approach before we proceed to clustering part? अच्छा, कोई बात नहीं. What is into that, Akash? I'm not. What have you sent me on to that? Okay. Okay, ठीक है. I'll have a look. I'll have a look, Akash. ठीक है. Now let us start with clustering part. So clustering belongs to what family? Clustering is an unsupervised learning algorithm. So what do you mean by unsupervised? Yes, unsupervised as in we don't have target. Target not fixed नहीं, मतलब target होता ही नहीं. Fixed की बात नहीं होती, target होता ही नहीं इसमें. You just have to given the data, and given data your algorithm will give you similar data points. ठीक है? So we do is K means clustering. So we don't know the target. नहीं, इसमें target नहीं होता. Let me show you an example. Let me show you. I'll send this data कल हम, because we'll be working with clustering. Let me show you a data जिस पे we'll do the clustering code. So this is your data, and for K means clustering, I will be using this data set. Okay, so this is a customer data set for mall, wherein you have customer ID, you have the respective gender, you have the respective age, you have the respective annual income, and the spending score of that particular customer. So this data will be giving into what our clustering algorithm, and we try to find out customers with similar behavior. ठीक है? So there is no target here. हम ये क्या करेंगे? We'll give this data. So what do you mean by similar behavior customers? Let's say if you are doing this analysis, so what kind of customers? And let's say if you are an e-commerce platform, let's say you are running a mall or you are running a business where you have these group of customers and their respective ID, gender, उनकी income पता है आपका उनको behavior score पता है कि how they good are on the spending part. Higher the score, the spending is more. Higher the annual income, it means the income is more. Spending score ज़्यादा 1 से लेके 100 के बीच में, तो अगर if it is 100 या 99, then the person is does a lot of shopping. So if you were running a business, then what kind of customers would you like to target? क्योंकि target तो होता नहीं, we try to find out customers basis की what similar behavior की. So what kind of customers do you want to target in this scenario? Why would you? Acha. So highest spending score. See what is in here. You could हर एक के लिए strategies can be made up, right? If a spending score is high, if talking about these two features only, अगर मुझे income को consider करना है and I want to consider spending score,
तो income and spending score. So if I was a platform, e-commerce platform, if I was a business, then it depends कि income ज़्यादा है, spending कम नहीं, कम है, you know, we can target, we can define strategies for these customers. Income कम है, spending भी कम है, we can have a different strategy, maybe, you know, some discounted things. If income is more, spending is also more, then we could come up for some more opportunities or some more exciting things. Here, you know, you are already a good or premium customer, then why not go for these also? So you can find out similar behavior. क्या आपने क्या look after किया, उनके scores को look after किया ना, and then basis on that you have defined your strategies or business actions. That can be done because now you know their behavior, ki how they are onto the spending part, how they are onto the income part. Yeah, basis on age also you can look after, right? So you can find out similarities. You will have a bunch of people having this similar behavior. You will have bunch of people having this similar behavior, and similarly for this one. So given customer IDs, you can target them. Let's say these are the people having, assuming ki these are the bunch of people having high spending score and, or let's say high annual income लेकिन low spending score. So given this customers ID, assuming हमारे पास customer ID, and it's not just customer ID only, अगर किसी के पास information होती है, they have their name, they have their phone numbers, they have their email addresses, they have their address, they have their, you know, card details, या bank कौन से bank में they are aligned up. So n number of information are with them. So can't they just pick up the customers with their respective, let's say उनको email पे, they have to come to the email, they can use their email address, they can use their, you know, phone number, so they can just call to their banks कि आपके customers, इतने % of customers हमारे पास shopping करते हैं, why not give them certain offer, something like that. So you can identify customers. See, there is no target here. We did not have any target. What we do is we just try to find out customers basis on their information. We try to target those customers on the best possible strategy, so that, you know, what is at the end of the day, end of the goal, business goal क्या होता है? To generate more revenue. Then we just try to define certain strategies either way, just to have more customer gain, more business revenue. So this is what we do into clustering algorithms. That is, we don't have any target. We just feed in data. We try to find out similar things, and we define our business strategies and goal. We target those specific customers basis on, you know, what have we found out into them. So did you get an idea what we'll be doing into clustering part? What do I mean by unsupervised learning algorithm? And there is no target here, but still we are able to gain insights. We will not divide the data, Akash. Algorithm will divide the data basis on the groups, basis on the values, basis on these values. तो कौन सा किसका क्या relevant behavior है, algorithm tries to find out. Is it clear? हाँ जी, algorithm. So let us start with algorithm part. So for this purpose, there is no such preferred Arzu. What we do is we try, first of all, linear is regression algorithm, logistic is a classification algorithm. KNN आपका दोनों करेगा. So linear cannot be used with logistic and KNN. Linear is a different. Linear and KNN can be used क्योंकि linear आपका regression solve करेगा, KNN भी regression solve करेगा. Logistic classification problem है and KNN classifier. तो दोनों आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए यूज होंगे, बट अगेन you could use either. You just, what we do is we just use different models and we try to see their result कि किसका क्या output आता है, and then basis on that the best performing model is chosen up. We have done linear logistic in Python. No, we have not done. We have only done KNN so far. And today we are starting with clustering. Hanji will do. For logistic, I will give you an intuition behind. I'll leave because that is already covered into our linear ke liye I will give much more detail. Logistic, so I'll share the code and I'll give you an overview because R mein wo ho chuka hai covered, that's why. ठीक है. So algorithm की working same होती है, working does not change. Every algorithm works similarly. बस coding platforms अलग अलग हो जाते हैं.
काम वो वैसे ही करेगा। ठीक है, now let us start with clustering. Clustering is an unsupervised learning algorithm, and as I told you, it works. There is no specific target, and basis on the similar behaviors, it makes cluster. So unsupervised, ठीक है, and data is divided into, data is divided into number of groups basis on what? Similar behaviors. तो जो similar behavior वाले data points होंगे, they'll belong to one cluster, and जो दूसरे similar behavior वाले होंगे, they will belong to another cluster. तो एक टाइम पे एक डेटा पॉइंट विल बिलोंग टू ओनली वन क्लस्टर. लेट्स से अगर ए पॉइंट यहाँ पे भी है, इट विल नॉट हैपन कि ए विल आल्सो कम टू दिस ग्रुप. इट विल आइडियली बिलोंग टू वन ग्रुप ओनली. यहाँ पे ए है तो यहाँ पे A1 होगा. So one data point will belong to one cluster only. For example, just giving you a very simple, let's say if you have so आपने इसमें से मुझे दो ग्रुप्स देने हैं निकाल के. So what will your two groups be? So what will be your two groups given numbers? This will be your group 1. This will be your group 2. दो ग्रुप बन गए. How did you बनेंगे या नहीं बन सकते? So how did you, not talking about odd even को नहीं लेंगे, सिर्फ वैल्यूज को, odd even concept नहीं. So how do you get to know कि 2 will belong to this group, not to this group? How did you identify? Why 9 should belong to only this group? Why should not come up here? How did you identify? How did you identify कि ये एक ही ग्रुप में जाने चाहिए? Why not a group of 30, 5, 9 and 10? Close, not threshold prime. Closeness कैसे निकाला? You calculated the difference between them. You calculate the difference. इनका difference आसपास क्या था? They were nearby to each other. और इनका जो difference था आपस में, that was nearby to each other, right? तो values which were close to each other, let's say 5 and 9 are much closer to each other comparatively. अगर आप 5 को 9 से compare करोगे, and if you compare 5 with 45, so which is much closer to it? 9. If you compare 10 with 5 and if you compare 10 with 50, which is much closer? 9. तो हमने क्या किया? We looked for closeness. We looked for the difference. Difference as in दो values के बीच में कितना difference है. Smaller the difference, it means values are much closer. जितना बड़ा difference, it means values are much far away. यही चीज हमने की. तो clustering also works onto the same behavior. Clustering में भी backend में differences are calculated out. So let's say if this is my point A, this is my point B, this is my point C, this is my point D. तो what is likely? आपका ये cluster ये बन जाएगा. It can be, assuming दो बनाने. This could be one cluster. Based on what? Their distances. Distances in terms as in difference. ये दोनों ज्यादा पास में है, ये दोनों ज्यादा पास में. Compared to अगर मैं इन दोनों को लेके चलूं, this one and this one, they're far away. So it will not be much more relevant. So this makes much more sense. This makes much more sense compared to this one and this one. क्योंकि they are far from each other. The difference is huge. So in clustering, this is the working of clustering, that what it will do, it will try to find out the data points which are nearby. So nearby data points have similar kind of behavior. जैसे भी हमने example लिया था 2, 3, 9, right? 2, 3, 9. 2, 3, 9 क्योंकि क्या था? They were closer to each other, so they will have the similar property. क्योंकि value क्या सब less than 10, 50, 60, 55. Their difference is close to each other, तो it means they have similar behavior. मतलब ये क्या है? ये बड़ी values हैं, ये छोटी values हैं. तो not difference. This was an idea. Just अभी थोड़ा. So difference is not calculated. Difference was just to give you an idea. Clustering in the backend calculates Euclidean distance.
यूक्लिडियन डिस्टेंसेस कैलकुलेट होंगे, द टू डेटा पॉइंट जितने ज्यादा वो क्लोज होंगे इट मींस दे टेंड टू बिलोंग टू वन क्लस्टर. अगर वो ज्यादा दूर है इट मींस दैट is another cluster. So in the backend, your clustering will calculate the Euclidean distances. जैसे KN में था ना, the data points close to enough were considered. ऐसे यहाँ पे target तो होता नहीं, we don't consider. So what we do is we make a group. We make a group of all the data points which are close to each other. ठीक है? So we look for a distance and then we see, ये data point ज़्यादा पास में, so this comes out to be one group. This is another data point, ये ज़्यादा आपस में पास है, then that comes out to be your another group. ठीक है? This is how clustering works. So what it will do, and it is generally used for market segmentation where we try to find out customers that are similar to each other. So in terms of behavior, of attributes, or in terms of anything, it can be in terms of topic, in terms of regions, or in terms of spending thing, in terms of purchasing behavior, anything. So जहाँ पे similar data points होंगे, it will look for those things. So let me tell you, let me just come to the image first. I'll explain the process flow later on. Let's assuming this is the हमारे data point में क्या था? Annual income and what? Spending score. Annual income and spending score. तो ये दो values plotted है data में, annual income and spending score. X and Y. This is X. This is Y. This is X. Annual income is your X. This is Y. It is clear how your data points are plotted. What these values are referring to. Is this clear to everyone? What this particular dot is referring to. Okay. Now what it will do, the very first step is in here, you have to initialize the value of K. The very first step, you have to pick up the value of K. K मतलब आपको कितने cluster चाहिए. This is a parameter. You have to tell, जैसे KNN में हमने बताया ना कितने neighbors को consider करना है. Similarly, into clustering, you have to tell how many neighbors, how many clusters you want to come up with. You want to come up with 2 clusters, you want to come up with 3, 5, 9, कितने cluster बनाने था. That is given out to be what? K here. That is number of clusters. So we give the value of K. Let's assuming हमने दिया K is equals to 3. So what this algorithm will do is it will randomly, from all of your data points, it will randomly choose 3 data points. This is first data point, this is second data point, and this is third data point. Now, as I told you, Euclidean distance calculate होंगे. Now it will calculate the Euclidean distance from data point 1. इसके साथ भी Euclidean distance calculate होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा. So with all the data points, Euclidean distance will be calculated from red to all the data points. ठीक है? Similarly, from blue, Euclidean distance will be calculated to all the data points. Blue के साथ इसका भी calculate होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, and vice versa for all. So Euclidean distances are calculated from all these 3 data points. Green के साथ सबका distance calculate हुआ, blue के साथ सबका distance calculate हुआ, red के साथ सबका distance calculate हुआ. ये चीज clear है सबको? Euclidean distance का formula you already know. x2 y2 x2 x1 minus x2 y2 minus y1. ठीक है? Distances calculate हुए. Now in the backend values are stored कि ये वाला data point इसके साथ distance assuming 2, इसके साथ distance है 21 and blue के साथ distance है 15. So it is closer to which one? It is closer to the green one, right? इसके साथ red का distance था 2 इस data point का, green के साथ इसका distance है 25 and blue के साथ इसका distance है 10. तो obviously this data point belongs to this one क्योंकि इसके साथ ज्यादा close है. Similarly, this is much more closer to the blue one than given red and green. तो distances हमारे पास values है, we can compare that thing. So what it will do, it will compare all the values and it will try to find out cluster data points जिसके जो ज्यादा पास है. So assuming these data points were given out to be much more closer to the red one, क्योंकि इसका distance red के साथ भी calculate हुआ, blue के साथ भी हुआ और green के साथ भी हुआ, लेकिन सबसे minimum किसके साथ था? red के साथ. Assuming these are the data points which were closer to the blue one, ठीक है? And assuming these are the data points which were closer to the green one, given the distance part. You cannot give that. You cannot give that. You cannot give your own things.
डेटा में जो होगा इट विल डू इट इटसेल्फ. यू कैन नॉट गिव योर ओन वैल्यूज कि आपने ऑड इवन पे बनाना है, या यू जस्ट गिव इन द वैल्यू. जैसे अभी हमारे पास क्या था, स्पेंडिंग स्कोर, एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर था ना. वी जस्ट गिव दीज टू थिंग्स कि आई वांट टू डू द एनालिसिस ऑन दीज टू. मुझे वो बिहेवियर, मुझे वो लोग चाहिए जिन, गिव मी एनालिसिस, गिव मी कस्टमर्स हैविंग सिमिलर behavior for annual income and similar behavior for spending score. So you just give these data points. You will not give the threshold कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. Just have to tell. Rest of the thing is done by the algorithm. But there is no आप parameter नहीं है ना उस चीज के लिए सोनिया. There is no such predefined thing that you can give in कि I want the segregation on the basis of odd even. I want the segregation basis on gender. अगर आपको ऐसे चाहिए then you do the segregation part. अगर आपको odd even पे चाहिए then create data points for odd values, create data frame for even values, create data frame for odd values, and then इन पे अपना अलग अलग clustering लगाइए. Then do the segregation of your, पहले अपना खुद से segregation and then feed into the algorithm. Algorithm will not allow you to do any such sort of specification. ठीक है. If you want to have a bifurcated, then bifurcate your data prior giving into the algorithm so that इसमें अब सब जैसे सब even है या सब females है या males है and इसमें सभी दूसरी category है, then it will accept. Otherwise algorithm में you don't have that parameter, you don't have option that it allows you to specify those things. So assuming this was the cluster belonging to the red family, this was the cluster belonging to the blue family, and as I told, one data point will belong to one cluster only. तो एक data point कभी दो में line नहीं करेगा. This is the cluster belonging to the green family. Is it clear how these initial clusters has been formed? ये सबको clear है? Is there any doubt into this? If it is equidistant from red and blue, then it will be randomly chosen by any class. It will be randomly chosen. जैसे KNN में था ना, even odd, even की केस में, क्लासिफिकेशन के केस में you have 50% class 1, you have 50% class 2. तो क्या हुआ था उस टाइम पे? Either किसी में randomly चला गया. So similarly is here. If data point is equidistant from all the three or from the two classes, then it can be randomly chosen from any of the class. ठीक है. Now ये वाला process clear है how this initial cluster has been formed. Very first, this is very first initial cluster, stage 1. Now what will happen into the second stage? Now since your clusters are identified, it will come up with a centroid. अब ये cluster 1 था, ये cluster 2 है, ये cluster 3 है. So into K-means clustering, there is a concept of having a centroid value. So there is a concept of centroid. ठीक है. Centroid क्या होता है? Center value. तो it will do the calculation part and it will come, ये जितना भी, जैसे let's say I'm having these many data points, it will sum up all their values and it will come up with a particular value. Let's say the centroid comes out to be here. ठीक है. Now this is your new centroid. पहले क्या था हमारे डेटा पॉइंट? रेड वाला था. एक क्लस्टर इस रेड वाले से डिफाइन हो गया था. नाउ सेकंड स्टेप में, दैट इज डिफाइनिंग द सेंट्रॉइड्स. नाउ इस क्लस्टर का लेट्स से दिस इज माय न्यू सेंट्रॉइड. सेकंड वाले क्लस्टर का अज्यूमिंग दिस इज द न्यू सेंट्रॉइड, दिस इज अ न्यू डेटा पॉइंट. नाउ ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज गॉन. एक आइटरेशन के लिए इट हैज डन इट्स वर्क. नाउ न्यू सेंट्रॉइड इज डिफाइंड. नाउ दिस इज माय न्यू सेंट्रॉइड. क्लस्टर थर्ड के लिए लेट्स से दिस इज माय न्यू सेंट्रॉइड. ठीक है. दिस इज माय न्यू सेंट्रॉइड. नाउ द प्रीवियस आर गॉन क्योंकि एक बार उनको यूज करके हमने क्या बना लिया था? क्लस्टर. Now, since a cluster is defined, using these values only will define a new centroid value. So this comes out to be a new centroid for cluster red. This comes out to be a new centroid for cluster blue. This comes out to be a new centroid for cluster 3. ठीक है. So what will happen now? The process will again execute. ये क्या करेगा? Now from this centroid, it will calculate the distances. It will calculate इसका भी distance. It will calculate its distance also and its distance also. Now let's say from this one, from the blue one, which is this is ये इसके पास है, right? Let me erase it and let me redefine. So let's assume your red centroids comes out to be
centroid, a data point centroid. This is your blue data point assuming, and this is your green data point centroid. आपके 3 centroid निकल के आ गए. The initial ones are gone. This is 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 your third step, second iteration. कि once your cluster is identified, you are redefining your centroid. Now the same process will happen again. अब and this will be always 3 क्योंकि आपको कितने cluster चाहिए? 3 cluster चाहिए, so will always have 3 centroids. ठीक है? Now what it will do? It will again repeat that process. From this data point, it will calculate the distance from between this and this. Between this and this, let's say this is my red one. तो red वाला जो centroid है, उससे हर data point के साथ Euclidean distance calculate होगा. इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा. Now let's say इसके साथ 30 है, इसके साथ 25 है, and इसके साथ 5 है. तो again इसके साथ minimum है. So this will belong to this family, right? Similarly for green वाले के साथ distances will be calculated. इसका भी calculate होगा, इसका भी calculate होगा, इसका भी calculate होगा. So similarly this will belong to the green family. ये वाला data point क्योंकि इसके ज्यादा पास है. And similarly these data points will belong to this one क्योंकि ये इसके ज्यादा पास है. So हमारे cluster क्या हो गए? We will have a new cluster. So maybe now let's say these data points initially are much more closer to this one. इस वाले के साथ you just have these data points now, only these. And now these data points belong to this cluster basis on what? Euclidean distance. So what has happened now? Our clusters have been reformed. ठीक है? Clusters क्या हो गए? Reform. पहले ये data point किस में था? ये पहले किस में था? This was belonging to the blue one. लेकिन now second iteration में क्योंकि centroid नया बना, now it is belonging to what? The green family. पहले ये data point blue के साथ belong करता था. क्योंकि cluster recentroid दोबारा बना blue का, तो अभी इससे दूर हो गया. Now it is much more closer to one. तो अभी किसको belong करता है? To the red one. So now your clusters have been reformed. Is it clear how your clusters have been reformed? Why did we define again centroid when clusters? This is the process. This is how algorithm works. It will redefine your centroid again and again. Is this process clear? How your cluster, कैसे आपका नया cluster बना, and now how your data points have been shuffled again. The clusters, the points which are belonging to your red cluster now belongs to blue, now belongs to green, and vice versa. So how your data points have randomly shuffled between the clusters. Your clusters have changed. Is it clear to everyone? Let me complete the process, Komal. Let me complete. Then I'll explain. ठीक है? Now this was the what? Second iteration. पहली बार आपका cluster क्या? पहली बार आपके random data point choose हुए. फिर आपका क्या बना? Distance calculate हुआ. ठीक है? Cluster define हुआ. This was step 1. Second step में जो आपका cluster define हुआ उसके क्या calculate हुए? Centroid calculate हुए. Then distances were calculated and then again your cluster was formed. ठीक है? Now third iteration में the same process will happen again. अब जो third iteration में नया cluster बनाओ, now again a new centroid value will be calculated. New centroid calculated. Now let's say इसका centroid third iteration में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? इसका centroid आ जाता है यहाँ पे, and इसका centroid आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? So centroids are reformed. Again centroid redefine हुए तो distances भी redefine होंगे, and distances redefine होंगे, then आपका cluster भी redefine होगा. आपका cluster भी redefine होगा. So this process will keep on iterating again and again until what? Your centroid does not stop moving. So there will be a point when your cluster stops moving, when your centroid stops moving. कैसे? For example, talking about this scenario now. So let's say we have done n number of iterations. हमारे पास n number of centroids बने, n number of times distances were calculated, n number of times clusters were formed. Let's say this is my mth time. कि now I am at a point कि मैं कितनी बार भी यहाँ पे centroid calculate कर लूँ, all these data points always belong to this one, and all these data points belong to this blue family, and all the green data points belong to the green family. So you will definitely, this point will happen. एक point ऐसा आएगा कि your centroid will stop moving, क्योंकि ये सभी इनका mean value हमेशा ये आएगा, इनका centroid हमेशा यहाँ पे आएगा, इनका centroid हमेशा यहाँ पे आएगा. And this point will be always closer to this one. This point will be always closer to this one. And ye data points are much more closer to this one.
तो आफ्टर n number of iterations you will be at a point where your centroid will stop moving. तो आपका सेंट्रॉइड चाहे आप उसके बाद 50 एग्जीक्यूशन कर लो, 50 रिपीटेशन कर लो, 50 repetitions, you will get the same centroid value. So when your centroid stops moving, it means you have achieved your cluster. क्योंकि अगर सेंट्रॉइड मूव होता है तो आपके डेटा पॉइंट शफल होते हैं, इट मीन्स आपका क्लस्टर अच्छा नहीं था बिकॉज इट गॉट शफल्ड. सो व्हेन योर सेंट्रॉइड स्टॉप्स मूविंग, your distances will be always the same, and where distances are same, your cluster will not move. It means your cluster is perfectly defined. तो सेंट्रॉइड चेंज, डिस्टेंस भी चेंज होगा, यस. क्योंकि अगर सेंट्रॉइड जैसे अभी इस डेटा पॉइंट के हिसाब से आपका सेंट्रॉइड ये है, जैसे आपका रेड वाले का सेंट्रॉइड यहाँ पे आ जाता है, ग्रीन वाले का यहाँ पे आ जाता है, और ब्लू वाले का यहाँ पे आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपका रेड वाले डेटा पॉइंट शफल होके इसमें आ गए, राइट. ग्रीन वाले के डेटा पॉइंट शफल होके इसमें आ गए, और ब्लू वाले के में सिर्फ क्या आया, ये वाले पॉइंट्स. तो जब भी आपका सेंट्रॉइड चेंज होगा, आपके डिस्टेंसेस भी चेंज होंगे कंपेयर टू दिस वन. पहले ये ज्यादा पास में था ब्लू के पास, नाउ दिस रेड सेंट्रॉइड इज मच मोर क्लोजर टू दिस वन. तो whenever your centroid changes, your distance will also change, and distance के साथ साथ आपका क्लस्टर भी रिडिफाइन हो जाएगा. तभी हमने बोला कि this process will keep on iterating till the point your centroid is freezed. तो जब आपका सेंट्रॉइड मूव होना बंद हो जाएगा, डिस्टेंस भी सेम रहेंगे, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, एंड आपका क्लस्टर भी सेम रहेगा. So if this is freeze, it means now let's say we have achieved the point. Let's say we have achieved the point कि now the red centroid is fixed. ये fix हो गया, ये fix हो गया, ये fix हो गया. It is not changing. Now n number of time I execute this. This point will be always to green one. This point will be always closer to the blue one, and this point will be always closer to the red one. N number of times I run it. My centroid has stopped moving. क्योंकि it has reached a point कि जहाँ पे आप सभी points equidistant हैं. Equidistance as in they are perfectly bifurcated कि now ये इसके सबसे ज्यादा पास है. Now there are no chances कि it will belong to blue one, it will belong to red one. आपका data point have been perfectly clustered. Only happens when your centroid stops moving. Centroid stops moving मतलब distance will be always the same. अगर यही centroid बार बार आ रहा है तो इसका distance वही आएगा बार बार, चाहे if you run it 100 is the same, even if you execute it 100 times. Similarly for this one. So at this stage, your clusters have been properly formed. So when your clusters have been properly formed, it means your algorithm has found out those similar kind of data points, and it is ready to, it has repeating till the time your clusters are not perfectly defined. Okay? So this is the working of k-means. And every time what will happen? Euclidean distances will be calculated, and based on Euclidean distances, your cluster will be formed. And once your cluster is formed, उसके बाद आपका centroid calculate होगा, फिर से centroid value calculate होगी, and then again Euclidean distances will be calculated. फिर से cluster बनेगा, फिर से centroid calculate होगा, ठीक है, फिर से centroid calculate होगा, फिर से Euclidean distance. So this is a cyclic process. फिर से cluster बनेगा, and then again centroid will be calculated, and this process keeps on repeating till the point your centroid does not stop moving. Okay? This is all decided in the backend, Komal. Random. Initially it is doing random. Initially इसने ये 3 डेटा पॉइंट, क्योंकि मैंने बोला 3 क्लस्टर चाहिए, तो इनिशियली इसने 3 रैंडम डेटा पॉइंट उठाए, and then we have a formula for centroid. Just Google the formula. So it is putting up all those values into that formula, and a new value is getting calculated. ठीक है? होंगे. See, you are saying, try to understand, Komal. You are saying centroids will be always equidistant. अगर ये centroid यहाँ पे बना और ये centroid यहाँ पे बना, then will it be a new centroid या will it belong to the red class? centroid आपके 3 बनेंगे. अगर आपने K3 डिफाइन किया है, it will be always 3. ये आपका 3 फिक्स फ्रीज हो गया, ये आपका फ्रीज हो गया है.
it will take all the values, sum them, divide by the total number, and it will come with a particular value. ठीक है? It will look for the values जो नजदीक होंगे, it will belong to that. जो नजदीक नहीं होंगे वो दूसरे क्लस्टर को जाके बिलोंग कर जाएंगे. ठीक है? So once you have defined you want 3 clusters, then you will always, आपका backend में 3 data points ही select होंगे, initially random, then centroid calculate करके your cluster comes out. So as मैंने यहाँ पे दिखाया था, जैसे your random 3 data points choose हुए, random 3 data points choose हुए, फिर क्या हुए, distances calculate, distances के बाद क्या हुआ, cluster बना, cluster बनने के बाद क्या हुआ, centroid calculate हुए, centroid calculate होने के बाद it will go to the step now, distances, फिर cluster, फिर centroid, फिर distances, फिर cluster, फिर centroid. So this is a cyclic process till the time your centroid is not freezed, कि ये आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा तो आपका डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, वही डिस्टेंस आएगा, वही क्लस्टर आएगा और वही सेंट्रोइड वैल्यू आएगी. So when this stage is achieved, it means you are able to define clusters in your data. ठीक है? So this was your k-means clustering working. This was the working behind of k-means clustering unsupervised learning algorithm. Working में, do you have any questions? Okay, what we'll do is we'll continue with the same process. We'll complete this PPT and we'll complete the code. So we'll continue with clustering. If you have any doubt, you can ask me, or we'll continue tomorrow. Meanwhile, I'll share the PPT of cross validation and yes, I'll share it over the mail. Okay. Okay, everyone. So, आज के लिए winding up the session. If you don't have any doubts, so we'll continue with the same tomorrow. Okay. So thank you so much, everyone. Thank you and have a good day. See you tomorrow again. Thank you.